जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की जापान यात्रा पे हैं, 15th इंडो जापान समिट के लिए और वहाँ पर उन्होंने चाइना के बारे में बात की। ये बहुत बड़ी बात है जापान में रहकर चाइना के बारे में बात करना। ये अपने आप में एक अलग ही स्वैग है जो प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं और इसके क्या माने हैं, क्या जापान और चाइना के बीच में भी प्रधानमंत्री मोदी दोस्ती करा सकते हैं, किस तरह से पूरे रीजन में जो एक माहौल है, वो बदल सकता है और बदलता हुआ नज़र आ रहा है, इस पे हम बात करेंगे। किस तरह से ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी ने पूरे एशिया में एक दोस्ती की लहर दौड़ा दी एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। तो अब हम इस पूरी पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे, ख़ास तौर से जापान में क्या कुछ डील साइन हुई है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए जाने वाले हैं चाइना। तो आज का ये मुद्दा है और इस पे बात करेंगे और गहराई से इस प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी जापान में रह के चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। किस तरह से इसको डिकोड करना चाहिए? देखिए, जापान और चाइना के बीच में हिस्टोरिकली एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से वैमनस्य है और उनके बीच में दो भी रिलेशंस है उन दोनों कंट्रीज के बीच में। बहुत एक टेंस रिलेशंस है, क्योंकि क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जापान ने चाइना के ऊपर अधिकार कर लिया था और बताया जाता है कि जापानीज आर्मी ने चाइना को एक चाइनीज सिटीजन है उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करते थे, उनको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते थे। और 3 सितंबर 1945 को जापानीज फोर्सेस ने चाइना में अपने हथियार डाले और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 सितंबर को 2025 जो अभी 3 दिन बाद आने वाला है, उसमें चाइना 80 साल का वो एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर रहा है एज अ विक्ट्री परेड। भारत के हुँ, जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो जा रहे हैं जी। को समिट के लिए जो 31 और 1 तारीख को होगी। वो उस विक्ट्री परेड में अटेंड करने वाले नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जापान को समझ में ये जापान के खिलाफ रहेगा और इसके हुँ, लिए जापान की सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए वो उस प्रोग्राम में नहीं जा रहे और जापान ने भी रिक्वेस्ट किया है कंट्रीज को, आप इसको अवॉइड करिए। तो चाइना फिर भी एक तरह से अपना जो ग्लोबल डोमिनेंस के हिसाब से उन्होंने 26 कंट्रीज को उन्होंने एक तरह से वो हेड ऑफ स्टेट से उन्होंने जमावड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है और इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब कंट्रीज का जो मैंने आपको बताया है, इन सब के 26 हेड ऑफ स्टेट उसमें आते हैं। जापान में रह के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इंडिया और भारत और चाइना एक तरह से एशिया के ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। ये वही बात है जो चाइनीज एम्बेसडर इन इंडिया ने बोला था, उसी बात को दोहराया है और जापान के अंदर रख के बताया। क्यों? जैसे आपने बता रहे हैं कि क्या वो जापान और चाइना के बीच में दोस्ती करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। और आपको बता दूं, चाइना और जापान एक दूसरे के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एक तो और जापानीज कंपनीज ने चाइना मेनलैंड चाइना में इन्वेस्ट भी करके रखा है इन स्पाइट ऑफ हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। और हुँ, इसी को उन्होंने एक तरह से आधार बनाया है और भारत ने भी यही बोला है कि हमारे साथ हमारा जो चाइना के साथ हिस्टोरिकल डिफरेंसेस है, बाउंड्री डिस्प्यूट अभी भी है, बट जो ट्रेड टाइज है उसको हम इंसुलेट कर रहे हैं बाउंड्री टॉक्स के हिसाब से। और सेकंड, उन्होंने ये भी बताया कि जिस हिसाब से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना, वहां पे भी उन्होंने ये भी बोला है कि हमें आगे सोचने की जरूरत है, ट्रेड प्राइस बढ़ा के रीजन में के अंदर डेवलपमेंट करना चाहिए। देखिए, अब ऐसा है कि दोनों कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है, इट इज लाइक 35 टू 38% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दोनों कंट्रीज, करेक्ट। चाइना इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज नोन फॉर इट्स सर्विस प्रोवाइडर और जापान के पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है। तो इन तीनों का अगर मिक्सचर हो जाए, प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो हम वेस्ट को इफेक्टिवली काउंटर बैलेंस कर सकते हैं।
आज दुनिया में टॉप 5 इकोनॉमीज है। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान। आप सोचिए टॉप 5 में टॉप 3 एशियन कंट्रीज है, और ओनली 2 कंट्रीज है जो इसके ब्रैकेट में ऊपर है। एक तो है जर्मनी जो नंबर 3 पे है, और नंबर 1 पे है अमेरिका। तो ये बता रहे हैं कि हम एक तरह से जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस है, में से वर्ल्ड बैंक है, द अमेरिकन की दादागिरी है, उसको काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। और अ, हम एक तरह से एक ट्राइलैटरल अलायंस बना ले, तो इससे फायदा पूरे रीजन को मिलेगा। जैपनीज इन्वेस्टमेंट भी सही जगह लगेंगे, उनको भी ग्रोथ मिलेगा। सोचने की बात है कि जापान के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अभी अमेरिका जाने वाले थे, अंबर जी। उन्होंने वहां पे $550 बिलियन का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कमिट किया करने वाले थे, उसको एक तरह से उन्होंने हाथ खींच लिया। इंडिया के अंदर वो $70 बिलियन वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर आपने देखा कि पीटर नवारो हो, लुटनिक हो, या स्कॉट बेसेंट हो, लिंडसे ग्रैम हो, कैरोलिना लिविट हो, जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं, इससे आपने देखा है कि जो अमेरिका के जो पूर्व एनएसए है, उन्होंने बोला है कि यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है टॉयलेट पेपर जैसी हो गई, कोई उसको ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, आपको ट्रेड तो करना ही है। आप चाइना के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि दिस इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत कितने भी कंपोनेंट्स बना दे, फिनिश प्रोडक्ट, उसके इंटरमीडिएट कंपोनेंट उसको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं अब भारत एक तरह से जैपनीज़ इन्वेस्टमेंट को इंडिया में टैप करना चाहता है, और जापान ने बोल भी दिया है कि आपके सेमीकंडक्टर्स, बैटरी और एलसीडी में हम इन्वेस्ट करेंगे। जापान भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। जापान अपनी जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस रिलेटेड है, वो भारत के साथ साझा करने के लिए रेडी है। जापान और भारत की जो स्पेस एजेंसीज है, वो चंद्रयान के लिए कोलैबोरेट करेंगे। तो यहाँ तक तो भारत ने एक तरह से जापान को अपने पॉकेट में ले लिया है। अब वो चाहते हैं कि जापान और चाइना के बीच में अगर कोई रिलेशंस को स्टेबलाइज कर ले और उससे भी बेनिफिट भारत ले सके, तो वो भी हुँ। ट्राई करना चाहिए। इसके लिए जापान के सरजमीन पे उन्होंने ये बात कही है, और इससे ये समझ में आता है कि इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट भी कॉमन है। दोनों कंट्रीज तेल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये लोग भी इंपोर्ट करते हैं। तो वर्ल्ड का ये दोनों ब्लॉक आप समझ लीजिए, रशिया का जो 80 टू 90% जो क्रूड ऑयल है वो दोनों कंट्रीज ही इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया और चाइना। तो कहीं ना कहीं एब्स इनको इनको समझ में आ गया है कि इंडिया और चाइना को, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमारे इंटरेस्ट बहुत जगह अलाइन होते हैं। अगर हम अपना अगर इंटरेस्ट अलाइन कर लें और इसके अंदर जापान को भी इंक्लूड करके मल्टी अलाइनमेंट चालू करें, तो हम बहुत एक तरह से विषय के अंदर इतनी सारी मल्टी अलाइनमेंट वाली हम फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे अमेरिका किसी के ऊपर भी एक तरह से दबाव नहीं बढ़ा पाएगा। अभी अमेरिका क्या करता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहा है। भारत के साथ क्या हुआ है, सब भारत के साथ अभी बिजनेस करने के लिए रेडी है। उसी के अंतर्गत उन्होंने बोला भी है। और इंडिया और चाइना आज की डेट में एक तरह से जो एनडीबी है, जो ब्रिक्स की बैंक बनाई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एआईआईबी है, उसके अंदर इफेक्टिव रोल वो लोग प्ले भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जापान को भी अपने इन्वेस्टमेंट्स लगाने हैं। तो भारत अपने आप को पोज़ीशन कर रहा है कि जापान से इंफ्रा जो टेक्नोलॉजी भी आ जाए, इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, और चाइना भी हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट करे। तो इंडिया ने अपने आप को पोज़ीशन किया है एज़ एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर बोथ द कंट्रीज़। इसका ये मेरे को समझ में आ रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन उमेश जी, जो प्रधानमंत्री मोदी के हम स्टेटमेंट से समझ पा रहे हैं कि वो जापान में रहकर चाइना की बात कर रहे हैं, और वो एशिया का ग्रोथ इंजन की बात जो चाइना की तरफ से आई थी, वो जापान में जाकर बोल रहे हैं। इससे जो हमें जो इक्वेशंस, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदलती नज़र आती हैं, अगर हम उन पॉसिबिलिटीज़ पे बात करें, जो चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, उसमें जो आपको क्या लग रहा है कि जो एशिया में बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन चाइना, इंडिया और ये सारी चीज़ें अगर ये रिज़ॉल्व हो जाती हैं, अगर इस इनिशिएटिव के चलते, तो आपको क्या सिचुएशन में बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे चाइना के साथ अभी बॉर्डर में कोई सिचुएशन
सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही है। बातचीत ज़रूर होगी, टाइम पास ही होना चाहिए और अभी ऐसा है कि चाइना के अंदर जब तक शी जिनपिंग हेड पे है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें चाइना पीछे हटने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तो हुँ। शी जिनपिंग के वो डीएनए में ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास होने वाला है, पर भारत ने भी रियलाइज़ कर लिया है कि अगर हम प्रोडक्ट्स चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, इसके बजाय अगर हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को भारत में लेके आ जाएँ, तो वो ज़्यादा कारगर होगा। तो इसके लिए वो चाइना के साथ बात कर रहे हैं। हमें एक तरह से लिमिटेड फ़ायदा होगा। जितना फ़ायदा हमने जापान से लिया है, चाइना से मेरा ये मानना है 25 से 30% ही उतना हमें कोई लेवरेज मिलेगा। बस एक सिंबॉलिक नेचर के लिए जा रहे हैं कि हम रशिया के पुतिन की बात रख रहे हैं कि आ जाओ इधर हम लोग एक कर लेते हैं, मैं देखने को तैयार हूँ, आपके साथ कुछ होगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और चाइना को भी समझ में आ गया कि पुतिन की बात रखनी ज़रूरी है। इसके लिए वो एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री को मोदी जी को रिसीव करने जा रहे हैं शी जिनपिंग। बट चाइना पे भरोसा कर सकते हैं, क्या करने होने वाला है, नोबडी कैन रीड द चाइनीज़। सो एक तरह से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमें कंप्लीटली उनके साथ दरवाज़ा बंद करना है, पर दरवाज़ा खुला भी नहीं रखना है। चेक्स एंड बैलेंसेस रखना ज़रूरी है। आज भी आपको समझना चाहिए हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट में अभी भी डी-एस्केलेशन नहीं हुआ है बहुत जगह पे और चाइना अभी भी एक तरह से वहाँ पे तिब्बत में अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ा रहा है, हम भी बढ़ा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं उसके पास में। तो कहीं न कहीं ये समझने वाली बात है कि ट्रेड के साथ तो बात करो पर अपना गार्ड है जो वो आपको नीचे नहीं करना है क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, सीधी बात है। एब्सोल्युटली ये तो है कि रिश्तों में नज़दीकियाँ तो आ रही है लेकिन अगेन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस सब में बात करें लेकिन तो उसमें ये भी कहना है एक्सपर्ट्स का कि जितनी ज़रूरत लोग कह रहे हैं कि हमें चाइना की ज़रूरत है, चाइना को भी भारत की ज़रूरत है और इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का दावा है कि चाइना को ज़्यादा भारत की ज़रूरत है। देखिए इसमें हमें ज़्यादा उनकी है, उनके हम दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये इतना ही बोलूँगा। बट येस आपको कैसे करना है वो एंगेजमेंट वो देखने वाली बात है। आपको चाइना के साथ एंगेजमेंट करना है, पर करने से पहले चेक्स एंड बैलेंसेस रखना चाहिए। उनके ऊपर de facto ब्लैंक चेक लिख के नहीं दे सकते, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते चाइना पे। जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हमें उतनी ज़रूरत है उससे मैं तो बोल रहा हूँ आज की डेट में कोई भी कंट्री इंसुलेटेड नहीं है। सबकी सप्लाई चेन किसी न किसी के साथ इंटरग्रेटेड है। इनफैक्ट अभी कोई अगर आप देखा जाए चाइना ग्लोबल जो बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, बट उसके पास भी ओवर कैपेसिटी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं उसको भी एक मार्केट चाहिए भारत का और भारत को भी चाइना चाहिए क्योंकि चाइना से इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स की ज़रूरत है भारत। सो इट इज़ अ इंटरडिपेंडेंस बोथ आर नीडिंग ईच अदर। एब्सोल्युटली वो तो है दुनिया में हर रिश्ता ऐसे ही चलता है सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है लेकिन जो बात हो रही है कि जो ये चेंजिंग ऑर्डर है ग्लोबल ऑर्डर इसमें जो भारत की बात हो रही है वो तो काफ़ी बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से भारत ने अमेरिका को चैलेंज किया उससे भारत की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा मजबूत होती नज़र आ रही है और ये अमेरिका को समझ में आ रहा है और उस सारी चीज़ों को वापस जो ये डैमेज है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका में। आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका टैरिफ पॉलिसी पे कुछ या भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है, वो हो जाता है, तो उसके बाद आपको फिर क्या सिचुएशन नज़र आती है? क्या वापस अमेरिका और भारत के बीच में वैसे रिश्ते हो रह पाएँगे जैसे थे? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, वहाँ की जो मेजर थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल उन्होंने भी बोल दिया कि रीसेट की ज़रूरत है। हुँ। अगर बाय चांस डोनाल्ड ट्रम्प मानते नहीं हैं, अपनी बकवास चालू रखते हैं, तो उनको हटाने के लिए संकेत आ गए। जेडी वेंस ने बोल दिया है कि बनने को तैयार हूँ। कुछ लोगों ने उनके बीमारी की खबरें भी फ्लोट कर दी है। इनफैक्ट रूमर भी चला दिया है ट्रम्प इज़ डेड। इनफैक्ट और भी 200 डॉक्टर ने बोल दिया उनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। एलाइज़ उनके अगेंस्ट होते जा रहे हैं।
नेटो के मेंबर्स अलग होते अगेंस्ट होते जा रहे हैं। प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट जैसे रिचर्ड वुल्फ, जेफरी सैक्स, वो लोग उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। उनकी रिपब्लिकन पार्टी में लोग उनसे अलग हो चुके हैं। इलॉन मस्क अलग हो चुके हैं, विवेक रामास्वामी अलग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी खत्म हो चुकी है। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको रिप्लेस कर दिया जाए, सीधी सी बात। वो तो है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों को जो मैंने को लेकर सवाल किया था, वो उसको आप कैसा देख रहे हैं? क्या पहले जैसा भरोसा आ पाएगा? हालाँकि एक्सपर्ट्स पहले भी कहते थे कि अमेरिका को अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। देखिए, हमें एंगेजमेंट तो करना ही है अमेरिका से, क्योंकि आपको मालूम है हमारे जो तेजस के फाइटर इंजन है वो उधर से आते हैं। और हमारा 50 से 60 करोड़ का जो 50 से 60 बिलियन डॉलर का, सॉरी, जो गुड्स है वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। और वो सब लेबर इंटेंसिव गुड्स है, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, लेदर हो गया, फिर बाद में केमिकल्स हो गए। तो ये सब चीज, इसके कारण भारत के अंदर 2 मिलियन जॉब्स आर एट रिस्क। तो भारत इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो मेरा ये मानना है, अगर कुछ अमेरिका, अगर अ, अपने जो संघ है, अपना जो स्वभाव है उसमें थोड़ा-सा लचीलापन लाता है और टैरिफ कम करता है, तो भारत को एंगेजमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, अल्टीमेटली वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। पास्ट के डिफरेंसेस रख के हमें ट्रेड से मतलब है, हमें पैसे से मतलब नहीं। सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली ट्रेड पैसा इसी से दुनिया चलती है और ट्रेड पावर और ये सारी चीज़ें जियोपॉलिटिक्स में इसका काफ़ी महत्व होता है। लेकिन देखिए ऑफ कोर्स देख जी। देखिए, एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, चाइना और जापान एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जितनी दुश्मनी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, फिर उतनी दुश्मनी चाइना और जापान के बीच में है। चाइना और ताइवान के बीच में है। बट ताइवानीज़ कंपनीज़ मेनलैंड चाइना में इन्वेस्ट करती है। जापानीज़ कंपनीज़ मेनलैंड चाइना में इन्वेस्ट करती है। ये अक्ल उधर की लोगों में है, पर एक ही कंट्री है जो समझेगा नहीं, वो है पाकिस्तान। क्योंकि उन्होंने बोल दिया हम घास खाएँगे पर भारत को दबा करके रहेंगे। तो इस उनकी अक्ल घास चरने गई हुई है। तो तो मैं उमेश जी, ये उनको उनको कमाकर खाने की आदत नहीं है ना, उनको तो जंग लड़ने के, आतंक करने के पैसे मिल जाते हैं, जिसको बचपन से ही बैठे-बैठाए खाने के लिए मिल जाती है ना, एक गुंडा बदमाश भीख लड़का माँगने होता की है। आदत है, भीख माँगने की भीख आदत है, भीख बेकिस्तान है, कहिए, एग्ज़ैक्टली भीख कहिए, भिखारी भीख खैरातिस्तान है। तो है ही। हाँ, भिकारिस्तान, खैरातिस्तान, आतंकिस्तान जो कहना है, और नाम कम पड़ जाएँगे पाकिस्तान को जितने भी आप टाइटल दीजिए, लेकिन वही है, उनको कमाने की आदत नहीं है, तो जिनको कमाने की आदत नहीं है, जिनका विज़न नहीं है, तो उनका तो नाम लेना ही बेकार है, मतलब पूरा मैं मैं जो वही बता रहा हूँ, डिस्कशन है जिन वही ईऊ हो जाता है। जिनको डेवलपमेंट करना है ना, वो आगे बढ़ते हैं। और यस। इसी के कारण आप देख रहे हैं कि जापान डेवलप्ड है, चाइना डेवलप्ड होता जा रहा है, ताइवान भी डेवलप्ड है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ये हमारे से हमने इनके साथ इन्होंने हमको जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, वो रिवोक कर दिया। आज ऐसी हालत है कि पाकिस्तान में इंडियन गुड्स जाते हैं, पर वो दुबई जाके आते हैं। इन बेवकूफ़ी के कारण इसके कारण उधर दाम बढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ होता है, ट्रेड तो हो रहा है, पर वो रीरूट होके जा रहे हैं, सर्कुलर होके जा रहे हैं, ऐसी बात है। तो ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट है, मैं इसके लिए बता रहा था। ये मैंने एग्ज़ाम्पल भी इसी के लिए दिया कि हमें भी अपने जो मसौदे हैं, उसके अंदर लचीलापन लाना ज़रूरी है। कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बात कही भी है, जापान में रह के, जिसमें जापान को भी समझा रहे हैं कि अगर हम तीनों साथ में मिल जाते हैं, तो इससे बड़ा कोई इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं बनेगा। और हम मिलके एक तरह से वेस्टर्न हीजेमनी को काउंटर भी कर सकते हैं। भारत ट्राई कर रहा है अपना जो भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है बनाने के लिए, भारत जापान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है और वो होता हुआ भी नज़र आ जी, बिल्कुल रहा है। आपने सही कहा, और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपनी जो जगह है वो मज़बूत करता जा रहा है, और अमेरिका जो नहीं चाहता था वो और तेज़ी से होता जा रहा है, तो इसीलिए अमेरिका काफ़ी झुँझलाया हुआ है। अब देखते हैं कि जो कुछ अमेरिका से अब शुरुआत हो चुकी है इस डैमेज को कंट्रोल करने की, वो कितना और किस हद तक हो पाता है। लेकिन
अभी तो काफ़ी नुकसान अमेरिका का फ़िलहाल हो चुका है। भारत और चाइना काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, जो अमेरिका कभी नहीं चाहता था। देखते हैं कि इस बदलती सिचुएशन में आगे जो टैरिफ पॉलिसी है प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की, उसके और क्या नतीजे निकलते हैं। महेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।